जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चेक गुरु 24 पे। आज के इस वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। पहले 1 मिनट की बात है। बात यह है कि ये जो वीडियो होगा, ये जो सीरीज होगा, ये ओनली फॉर प्रैक्टिस होगा। काफ़ी फास्ट तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाएगा। ये आप लोगों का ना तो टेस्ट है और ना ही आप लोगों को कोई मॉडल पेपर है, बल्कि ये आप लोगों का क्वेश्चन बैंक का रिवीजन है। ठीक है। क्यों ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आया कि ये वाला पीडीएफ आप लोगों के मोबाइल पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। बहुत सारे बच्चों के पास पीडीएफ नहीं है, और पीडीएफ है तो बार बार उनको मोबाइल खोल करके जूम इन जूम आउट करके पढ़ना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक वीडियोस के माध्यम से काफ़ी फास्ट तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाए। और आज के इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण इतिहास को कंप्लीट करने वाले हैं। एक ही वीडियो होगा इतिहास का, जिसमें ऑल ओवर इतिहास आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, जो आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा, आप लोगों के फाइनल एग्जाम में भी काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और तेजी के साथ हम लोग रिवीजन करेंगे, और जहां कहीं भी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा हम बता देंगे कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में कहा गया है किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। आप लोग देख पा रहे हो राष्ट्रवाद कहते हैं। तो किसी सामूहिक पहचान जो होता है उसको हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट होगा हम बोल देंगे। ठीक है। वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती हो उसको कहते हैं राष्ट्र राज्य। ठीक है, याद रखिएगा। ये सब रिवीजन है इसलिए फास्ट करा रहे हैं। 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। तो ये क्या था, फ्रेडरिक शोरियू। ठीक है। अब देखिए कोई भी अगर चित्र बनाएगा, चित्र बनाने के बाद जो है वो बोलेगा यही मेरा संसार है, तो आप उसको डांटोगे हाँ कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए, तुम्हारे फैमिली कहाँ गए, तो वो क्या बोलेगा, फिर सॉरी बोलेगा। सॉरी से शरयू, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, अंसट रेनन कौन था। ठीक है। तो अंसट रेनन जो था वो कौन था, एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि निम्न में से किसे मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। तो मैजनी को। ठीक है, मैजनी को क्या बताया था, सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन। अब देखिए समाज में अगर कोई मौज मस्ती कर रहा है ना, तो भाई वो समाज का दुश्मन है। मौज मस्ती से मैजनी, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित कर दिया था। तो ब्रिटेन ने, रूस ने, प्रसा ने और ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, याद कर लीजिएगा, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रवाद की पहल की अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो ये फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित कर दिया गया था। तो पर्सा के राजा विलियम प्रथम को। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखिए क्या है आपका, 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में विभक्त था। तो 7 राज्यों में विभक्त था। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके एग्जाम के लिए। जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। तो बलूत को माना जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के लिए। कुस्तुनिया की संधि कब हुई थी। तो ये 1832 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखिए कह रहा है आपसे कि किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। तो मेरियान की छवि जो है वो सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है आपका, इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। तो स्कॉटलैंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क चांसलर थे कहाँ के। तो प्रसा के। बहुत बार ये सवाल एग्जाम में आ चुका है इसलिए ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, कह रहा है राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खास करके सोशल साइंस में जब कभी भी उपरोक्त में से सभी आए तो आप लोग उसको आंख बंद करके आंसर कीजिएगा। कह रहा है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। तो ये फ्रांस में था। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है आपसे, कह रहा है कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नारीवाद बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखिए क्या हमारा, कह रहा है मर्सिले किस देश का राष्ट्रभक्ति गीत है। तो मर्सिले जो है वो फ्रांस का राष्ट्रभक्ति गीत है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या आपका, कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो रूसो को कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने किया था। तो मैजनी ने किया था। तो भाई यंग का मतलब क्या होता है, यंग मतलब नौजवान। जो नौजवान होगा मौज मस्ती करेगा ही। ठीक है, तो मौज मस्ती से मैजनी। वियना की संधि कब हुई थी। तो वियना की संधि हुई थी 1815 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। ये कथन किसका था। तो मैटरनिक का कथन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, काबूल को राजा विक्टर एमनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला सवाल देखिए क्या हमारा, कह रहा है 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव और एक गंभीर स्रोत था। ठीक है, तो कहाँ में था। तो बाल्कन क्षेत्रों में था।
नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कवि और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया था, तो यूनान को बताया था। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, जर्मनी एकीकरण कब पूरा हुआ था, तो 1871 में पूरा हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। इटली का एकीकरण कब हुआ था, ये हुआ था 1861 में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने किया था, तो नेपोलियन ने किया था। नेक्स्ट है आपका चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था, तो इंग्लैंड में हो गया था। नेक्स्ट है आपका सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक किसने लिखा था, रूसो ने लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। शुल्क संघ जॉल्वे राइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी, तो पर्सा की पहल पर की गई थी, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था, 1871 में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहा है कि पहले तुम मनुष्य हो इसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, ये कथन किसका है, तो ये मैथ्सेनी का कथन है। ये भी जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो ये लौटे थे 1915 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था दिसंबर 1920 में, नागपुर अधिवेशन में, याद रखिएगा दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन, यहाँ पर भी देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस वर्ष बिहार में चंपारण इलाके का दौरा किया था, तो 1917 में, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबा रामचंद्र ने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को, डेट याद रखिएगा 13 अप्रैल है ये, और ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है, उस सन्यासी का नाम बताइए जो कि फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे, तो बाबा रामचंद्र थे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बाबा रामचंद्र कौन थे, तो गिरमिटिया मजदूर थे, ऐसे भी आपको क्वेश्चन एग्जाम को देखने को मिला है। नेक्स्ट है, असम में बगान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था, तो वे बगान छोड़कर घर की ओर चले गए थे, तो वे क्या हुए थे, बगान छोड़कर घर की ओर चले गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो बारदोली बारदोली सत्याग्रह में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका नेतृत्व किया था। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, तो साइमन कमीशन जो भारत आया था, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन क्या हुआ था, भारत आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगले सवाल पे कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो ये मोतीलाल नेहरू और CR दास, याद रखिएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था, तो 1919 में तुर्की के समर्थक में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, गोपाल सिंह गोखले ने, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चौरी चौरा में के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया था, तो हंटर समिति का गठन हुआ था, ये इसको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य के लिए किया था, तो दांडी यात्रा से किया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या हमारा, कह रहा है आपसे कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का प्रावधान किस एक्ट में था, तो रॉयलेट एक्ट में था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को, डेट याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। महात्मा गांधी के ने नमक कानून कब भंग कर दिया था, तो 6 अप्रैल 1930 को, इसको भी याद रखना है आप लोगों को। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने कर डाली, तो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कर डाली थी। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था, कई बार एग्जाम में यह सवाल आ चुका है। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था, तो 1930 में लंदन में हुआ था। आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, अल्लू सीताराम राजू, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका कि किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाज़त बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी, तो इनलैंड इमरीगेशन एक्ट के तहत। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमेज का जो सा ऐलान किस वायसराय ने किया था, गोलमोल का सा मतलब कुछ है ये लॉ टाइप का, किसने ऐलान किया था, तो लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? तो आप लोगों को पता है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 42 में हुआ था, लेकिन 8 अगस्त याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट है, करो मरो का नारा किसने दिया है? तो करो मरो का नारा दिया है महात्मा गांधी ने। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 1923 ईस्वी में 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? तो ये था आपका अमेरिका। अमेरिका सबको कर्जा देता था। ठीक है, वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदिग्ध करता है एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कॉर्न कानून किस देश में पारित किया गया था? तो कॉर्न कानून जो है वो ब्रिटेन में पारित किया गया था। ठीक है, तो कॉर्न कानून, KB याद रखिएगा, कॉर्न, के से कॉर्न कानून और बी से तो मतलब ब्रिटेन। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? तो 30% था। ये पूछता है एग्जाम में। निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में थे? तो मित्र राष्ट्र में जो देश थे वो थे आपका ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम में इसको कैसे पूछता है ना, 3 ठो दे देगा, ब्रिटेन यहाँ, फ्रांस यहाँ, रूस यहाँ, लंदन यहाँ। बोलेगा कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो लंदन नहीं है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सवाल में आपसे पूछा गया, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? तो पंजाब में, PK याद रखिएगा, P से पंजाब, K से कैनाल कॉलोनी। नेक्स्ट है आपका, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो सिल्क मार्ग कहा जाता है। याद रखना, अच्छा सवाल है। बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था? तो टी मॉडल। क्या था? टी मॉडल। नेक्स्ट है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत तक गिर गई? 50% तक गिर गई थी। अगले सवाल पे ये कह रहा है, निम्न में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीबी बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुई? तो आलू से, आलू के रोपण से। ठीक है, याद रखिएगा। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो त्रिनिदाद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें हैं? 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये जो है कौन ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें हैं? दोनों बैंक ही है, याद रखिएगा। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? तो ये अमेरिका में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किससे पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की? तो पर्यटक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र में। अगले सवाल पे आते हैं, कह रहा है आपसे, ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा किसने अपनाया? तो हेनरी फोर्ड ने अपनाया था। नेक्स्ट है आपका, पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया था? यानी सिसिली, इटली में जो है वो किसके द्वारा ले जाया गया था? तो अरबों के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियां माना जाता है? तो धुरी शक्तियां किसको माना जाता है? जर्मनी को, जापान को और इटली को, यानी JJI को। इस तरह से याद कीजिएगा, JJI को। नेक्स्ट सवाल है आपका, सिल्क रूट का अर्थ क्या होता है? सिल्क रूट का अर्थ होता है एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल कहता है आपसे कि दक्षिणी अमेरिका में एल्डोराडो क्या है? सोने का एक सक्षम शहर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आलू का अकाल किस देश में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आयरलैंड में हुआ था। और से आलू, और से आयरलैंड, याद रखिएगा। लैंड मतलब होता है ज़मीन, और आलू जो होता है वो ज़मीन के अंदर होता है। ठीक है, तो कहीं पर भी आप इंग्लैंड मत लगा दीजिएगा। ठीक है, इसमें और नहीं है, मतलब ओ से आलू, ओ से आयरलैंड हमने बोला है आपको, तो आप तो कहोगे कि भैया इसमें अमेरिका में भी ओ है, इसीलिए मैंने बताया कि ओ से आलू, ओ से आयरलैंड, लेकिन लैंड में आलू ही होता है। ठीक है, बात समझ में आया, इसीलिए आयरलैंड होगा आंसर। नेक्स्ट है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का आयोजन 1944 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थों का लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? तो 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मक्का के आयात को प्रतिबंध करने की अनुमति दी थी? तो कॉर्न कानून ने। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। हमें 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैला था? तो अफ्रीका में फैल गया था रिंडरपेस्ट नामक बीमारी। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे? तो 5 करोड़ लोग जाकर बस गए थे। अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किन क्षेत्रों में दूसरे देशों में काम करने जाते थे?
तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार या फिर उपरोक्त में से सभी, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो गई थी? तो चेचक की जो बीमारी है अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 6 वर्षों तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध जो आपका चला था 1914 से 1918 तक। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब से कब तक चला था। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा शेयर बाजार है वो अमेरिका में है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से आर्थिक महामंदी का क्या कारण था? तो आर्थिक महामंदी का जो कारण था कृषि उपज का अधिक उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है आपसे आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। औद्योगिकरण की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई है? तो औद्योगिकरण की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र किसका महिमा मंडल है? तो औद्योगिकरण का महिमा मंडल है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट है, स्पेनिंग जेनिंग मशीन किस प्रक्रिया में वृद्धि हुई थी? तो कताई की प्रक्रिया में वृद्धि हो गई थी। निम्न में से किसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया था? तो रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन गुमास्ता से संबंधित कंपनियों द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक जो गुमास्ता से नियुक्त है? भारत में पुराने व्यापार के केंद्र निम्न में से कौन थे? तो सूरत और हुगली जो है पुराने व्यापार का केंद्र माना जाता था। अगला सवाल है हमारा कि किस वर्ष औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाह से जोड़ा था? तो सूरत ने। निम्नलिखित में से क्या गुमास्ता का कार्य था? अब जो गुमास्ता थे उनका कार्य आपको बताना है। तो बुनकरों का पर्यवेक्षण करना, आपूर्ति लेना, कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली कपास मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो बम्बई में सब पहली कपास मिल स्थापित की गई थी। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? तो कपास और धातु का उद्योग जो था। पहली भारतीय जूट मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो बंगाल में स्थापित की गई थी, याद रखना है। शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए थे? तो शुरुआती कारखाने 1730 के दशक में इंग्लैंड में आए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए आपका, निम्न में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो धर्म सुधार आंदोलन ये औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। कार्डिक एक प्रक्रिया है। कार्डिक कौन सी प्रक्रिया है? जिसमें कपास या उनके रेशे को कताई के लिए तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग कार्डिक बोलते हैं ना। नाम भी देखिए मिलता जुलता है, कपास कार्डिक, है कि नहीं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो लौह इस्पात उद्योग जो होता है वो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग होता है। बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? तो 1854 ईस्वी में। इंग्लैंड में महिलाएं किस मशीन का विरोध कर रही थी? तो स्पेनिंग जेनिंग मशीन का इंग्लैंड में महिलाएं विरोध कर रही थी। निम्न में से किसने 1917 में कोलकाता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित किया? तो सेठ हुकुमचंद ने। ये इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सवाल है आपका, कॉस्टिस कौन थे? तो बुनकरों का एक समुदाय। कौन था भाई? तो बुनकरों का एक समुदाय था। यूरोपीय देशों में किस देश के बने कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? तो भारत। ठीक है, भारत में। इंग्लैंड में कौन सा शहर जो फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ था? तो लंदन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे कि किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अर्ज के कपड़े बनाने में मदद मिली? तो फ्लाई शटल के आने से मिली थी। ठीक है। स्पेनिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटेन के सबसे प्रमुख उद्योग कपास और धातु। ठीक है, बात समझ में आई। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था जमशेदपुर में। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी? तो मद्रास में ये खुला था, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह सूरत और मछलीपट्टनम। ठीक है। निम्न में से कौन नए युग का प्रतीक था? तो कपास। कपास क्या था? नए युग का प्रतीक था। नेक्स्ट सवाल है आपका कि द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? तो एक उद्योगपति थे, है ना। और अगले से बाद आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, कह रहे हैं निम्न में से किसके माध्यम से स्वदेशी का राष्ट्रवादी संदेश प्रसारित किया गया था? तो विज्ञापन के माध्यम से। देखिए अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर का रिवीजन कर लिया मात्र 20 मिनट के अंदर। 20 मिनट से भी कम समय लगा है। आप अगर खुद से करोगे ना बाबू, नहीं हो पाएगा। आप खुद से करके देख लो, नहीं हो पाएगा रिवीजन। ठीक है। और आप लोग वीडियो के लास्ट में जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, आप लोग कमेंट करके अगर बोलोगे कि भैया बाकी भूगोल का भी राजनीतिक का भी बना दीजिए, तो हम उसका भी बना देंगे। ठीक है। लेकिन आप लोग इस वीडियोज़ को सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप लोगों ने इस पर 500 लाइक कर दिया, ठीक है, सब लोगों ने 500 लाइक पहुंचा दिया, तो मैं इसका दूसरा पार्ट यानी भूगोल हो गया, आपका राजनीतिक हो गया, ये सब लेकर के मैं आऊँगा, जो वन शॉट में होगा और फास्ट रिवीजन होगा। ठीक है। पहला सवाल, ठीक है, देखिए आप यहाँ पे। नेक्स्ट, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था? तो ये इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था, याद रखना है।
मुद्रण तकनीक का सबसे पहला कहाँ विकसित हुआ था? तो चीन में, यानी कि छपाई ना। क्यों? क्योंकि वहीं पे कागज सबसे पहले वहीं बना था, चाइना में ही बना था। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। अब देखो भाई, यहाँ पे पहले हाथ से काम हो रहा था, अब आप प्रेस ले आओगे, ठीक है, तो भाई तो गाली सुनोगे ना, किसी का रोजगार सुनोगे तो गाली सुनोगे, तो पुर्तगाली, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जापान में कब और किसके द्वारा छपाई की तकनीक लाई गई थी? तो चीन के बाद बौद्ध मिशनरियों ने ईसा के पूर्व 768 से 770 के आसपास। ऐसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चाइना में हुई थी, मैंने बताया आपको। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का संपादन किया था, याद रखिएगा। सुलेखन शब्द का अर्थ क्या होता है? सुंदर और शैलीविद्ध लेखन की कला को सुलेखन बोलते हैं हम लोग, ठीक है, याद रखना है। पांडुलिपियों का उत्पादन यूरोप में संभव हो पाया क्योंकि? तो पांडुलिपियों का जो यूरोप में जो उत्पादन है वो संभव हो पाया था, इसका कारण था चीनी कागज और रेशम के मसालों की तरह रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी तक यूरोप को पहुंचाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गुटेनबर्ग ने किया था। अगला सवाल देखिए आपका, कंपोजिटर शब्द का अर्थ क्या होता है? वह व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ की रचना करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले, ओके। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का किस गवर्नर के समय में पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड लिंटन के वक्त पारित हुआ था। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा है? तो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन 3 राष्ट्रों में आई थी? तो चीन में, कोरिया में और जापान में आई थी, याद रखिएगा। चीन में, कोरिया में और जापान में। इसको आप याद कर सकते हो, मुद्रण। मुद्रण का मतलब होता है बाबू मेरे सोना मेरे, छपाई, यानी कि छपना। तो आप लोग का भी क्वेश्चन पेपर छपता है, कौन छापता है? जैक छापता है। कौन छापता है? जैक। जे से जापान, है ना। अब यहाँ पे आप जो है के लगा लो, के का उच्चारण होता है, जैक में जैस का उच्चारण है तो के का उच्चारण होता है। तो के से कोरिया और सी से चाइना, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर 2 नाम भी मिल गया ना, तो तीसरा अगर नहीं भी मिल रहा है, बात समझ में आया, तीसरा अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप वहाँ पे मैचिंग करके निकाल लोगे ऑप्शन से। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? ये अच्छा सवाल है, 1868 में छपी थी। नेक्स्ट, गीत गोविंद की रचना किसने किया था? तो जयदेव ने किया था। 16वीं सदी में यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित किताबें आई? तो 20 करोड़ आ गई थी। नेक्स्ट देखिए, क्या बंगाल गजट था? बंगाल गजट जो है वो क्या था, आपको बतानी है। देखिए, बंगाल गजट के बारे में पढ़ लीजिए, इसको रटिएगा मत। 1780 में जेम्स हिकी के द्वारा संपादित एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसे सभी के लिए एक वाणिज्यिक पत्र के रूप में वर्णित किया गया और किसी से प्रभावित नहीं था। तो यहाँ पर एक आपको सिंपल से पूछेगा, बंगाल गजट को किसने जारी किया था? तो बंगाल गजट को जारी करने का श्रेय किसके पास था? ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट तो जेम्स हिक्की, बस इतना सा याद रखिएगा। कब जारी किया गया? 1780 में, ठीक है, इतना सा बात याद रखना है। पत्रिकाओं का प्रकाशन किस सदी में शुरू हुआ था? तो पत्रिकाओं का जो प्रकाशन शुरू हुआ वो 18वीं सदी में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, भारत में प्रकाशित होने वाले पहला साप्ताहिक पत्रिका कौन था? बंगाल गजट, ठीक है, किसने शुरू किया? जेम्स हिक्की ने। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को प्रत्यारोपित किया गया था आयरिश प्रेस कानून के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन एक प्रमुख विचारक था जिसने लेखन के बारे में कहा जाता है कि उसने फ्रांस में एक क्रांति के लिए स्थितियां बनाई? तो लुई सेबेस्तिये मर्सिये, तो आप मर्सिये से याद रखिएगा। प्रिंट का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम था? तो जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का जो नाम था, डायमंड सूत्र। या फिर आपसे पूछ लेगा डायमंड सूत्र कहाँ का पुस्तक था? तो जापान का था, ठीक है। निम्न में से कौन रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है? तो अमार जीवन। नेक्स्ट सवाल है आपका, चीन में किताबें कैसे छपी? तो मशीन की छपाई से छपी थी, चीन में मशीन का आविष्कार हो चुका था। राजा राम मोहन राय ने 1821 में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया? संवाद कौमुदी। नेक्स्ट है, वेलम क्या है? तो चर्म पत्र। गैली क्या है आपको बताना है? तो धातु का फ्रेम, ठीक है, याद रखना है। वुड ब्लॉक के खिलाफ रगड़ पेपर की कला का आविष्कार कहाँ किया गया था? तो चीन में। योहान गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक का नाम बताना है? तो बाइबल। तो गुटेनबर्ग के द्वारा छापी गई पहली पुस्तक बाइबल। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स हिक्की को, याद रखिएगा। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट है आपका, किसने कहा
कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। तो लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ये हमारा सेकंड चैनल है और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो अधिक पढ़ाई करने के लिए आपको हमारे मेन चैनल पे जाना होगा, जिसका नाम है जैकपुर। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, कि जो सोशल साइंस होता है क्लास 10th वालों का, जो सोशल साइंस होता है वो सबसे टफ एग्ज़ाम जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके बुक से, मॉडल पेपर से या फिर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, तो चैप्टर वाइज याद रखिएगा, चैप्टर वाइज आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना होगा। चैप्टर वाइज आप लोग सोशल साइंस का कम से कम सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, बाकी किसी का करो या ना करो, सोशल साइंस का चैप्टर वाइज सेल्फ स्टडी करना है आपको, पूरा स्टोरीज पढ़ डालना है, तभी आप वहाँ अच्छा नंबर ला पाओगे, वरना फिर बहुत मुश्किल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।